दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल में। दोस्तों आज अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल से एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, क्योंकि यहां आयोजक प्रतिवर्ष होने वाले इस फेस्टिवल में देश विदेश से गणमान्य लोगों को बुलाते हैं। वो अपने विचार रखते हैं और उन विचारों को सुनकर हम भी अभिभूत होते हैं। तो आज हमें सुनने का मौका मिला उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पुरोहित जी को, और उन्होंने कई बातें इस मंच से हम सबको शेयर की और कुछ बातें उन्होंने जनता की भी सुनी, उनके जवाब भी दिए। तो चलते हैं मंच पर और सुनते हैं न्यायमूर्ति श्री पुरोहित जी को। आज के समय में जबकि हमारा संविधान 75 साल पुराना हो चुका है, क्या आपको लगता है कि जो हमारा संविधान है वो हमारे सोशल और टेक्नोलॉजिकल जो अभी ट्रांसफॉर्मेशंस आ गए हैं समय में, हमारा समाज बहुत तेज़ी से बदल रहा है और उससे भी तेज़ी से हमारी टेक्नोलॉजी बदल रही है, हमारे व्यवसाय बदल रहे हैं, हमारा कमर्शियल लाइफ बदल रही है। क्या आपको लगता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन चीज़ों को लेके अडाप्ट कर पाया है 75 साल में? देखिए, आपने भी पढ़ा है और सभी लोग जो कानून के विद्यार्थी हैं उन्होंने पढ़ा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज अ लिविंग क्रिएचर। तो ये ऐसा नहीं है कि जैसा हमने संविधान 1950 में बना दिया 50 में बना दिया वैसा ही रहेगा। ये वक्त के अनुसार इसको परिवर्तित किया जा रहा है, इसमें अमेंडमेंट होते हैं। केवल एक जो एक्सेप्शन है वो ये है कि बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल नॉट बी अमेंडेड, अदरवाइज इट इज अ लिविंग क्रिएचर, इट इज अ लिविंग थिंग और इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज ऑफ द पेसेस एंड चेंज ऑफ द टाइम। तो इसमें कोई शक की गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे नई बातें आ रही हैं, उनको संविधान में संशोधन के जरिए उनको अमेंड किया जा रहा है, उनको जोड़ा जा रहा है। तो ये इसीलिए आज तक 75 साल हो गए, कभी ऐसा नहीं लगा कि संविधान में कोई कमी है, क्योंकि जब भी कोई नई बात होती है वो एडिशन किया जाता है, डिलीशन किया जाता है। ये ऐसी हमारे जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने ये प्रोविजन बनाया हुआ है। 368 आर्टिकल है, वो संविधान में परिवर्तन की शक्ति देता है पार्लियामेंट को, तो परिवर्तन किया जा सकता है और इसको वक्त के और आवश्यकता अनुसार इसको अमेंड करके अप टू डेट किया जा सकता है, ताकि ये समय की मांग के साथ भी खरा उतरे। आपके इन्फॉर्म्ड ओपिनियन में, अभी तक के एक्सपीरियंस में, क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा प्रोविजन या कोई ऐसा एस्पेक्ट है हमारे संविधान का जिसको लगता है कि फिर से एक बार देखने की ज़रूरत है या फिर इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है? इस संविधान में देखिए, जैसा मैंने आपको अभी पूर्व प्रश्न के उत्तर में बताया था कि अगर ऐसा कभी भी महसूस होता है और कभी भी लगता है, जैसे 1976 में बहुत सारे अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट किए गए ड्यूरिंग इमरजेंसी 42वें संविधान संशोधन से, तो बाद में वो डिलीट भी हो गए। तो ऐसा नहीं है, जब भी ऐसा महसूस हो कि ये कोई अमेंडमेंट के जरिए कुछ गलत जुड़ाव आ गया है, गलत संशोधन संविधान के अंदर आ गया, तो वो उस संशोधन को हटाने की प्रक्रिया मौजूद है, कोई उसमें कहीं भी इफ एंड बट नहीं है। सर, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही संजीव सान्याल, जो कि हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय में इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं, उनके कुछ रिमार्क्स हैं हमारी जुडिशरी को लेकर। That was totally untoward remarks. Totally untoward remark. We cannot approve that kind of remark by a person saying at such a highest level, and that should be condemned, and I condemn it from this forum. हाल ही में कई सारे पब्लिक क्रिटिसिज्म्स भी बने हैं रिगार्डिंग, एक तो जस्टिस यशवंत वर्मा का प्रकरण हुआ, उसके बाद फिर जस्टिस शेखर यादव का महाभियोग का प्रकरण शुरू हुआ। उस बैकग्राउंड में जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक बहुत हॉट बटन टॉपिक बन गया, हर कोई उस पर डिस्कशन करने लग गया। कुछ सालों में ही, लगभग 1-1.5 साल में, आप भी कलीजियम के सदस्य बन जाएंगे उत्तराखंड हाईकोर्ट के। तो इस दृष्टिकोण से आपको क्या लगता है कि सबसे पहले तो कितने लोग, कम ही लोग जानते हैं कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स किस तरीके से होते हैं। तो एक तो अगर आप हमारी
ऑडियंस को ये बता पाएं कि प्रक्रिया होती क्या है, कैसे होती है, और साथ ही साथ आपकी इस प्रक्रिया और इस प्रणाली पर क्या सोच है, और क्या इसमें कोई रिफॉर्म की ज़रूरत है और क्या हो सकता है? देखिए, जहाँ तक रिफॉर्म की ज़रूरत है तो हर चीज़ हमेशा के लिए पवित्र नहीं होती है। समय के किसी न किसी भाग में ऐसा महसूस होता है कि ये सिस्टम कुछ पुराना हो गया, इसको चेंज किया जा सकता है, तो रिफॉर्म की गुंजाइश तो हमेशा ही रहती है। जहाँ तक उच्च न्यायालय में अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है तो इसके लिए जजेस, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, 93 का जजमेंट है, 2 जजेस जजमेंट बोलते हैं उनको, तो उनमें एक प्रक्रिया का पालन किया गया। पहले जब अपॉइंटमेंट होते थे उसमें पॉलिटिकल मास्टर्स का भी दखल हुआ करता था, और आज ये बात सुनने में आती है कि भाई फलां आदमी फलां से एसोसिएटेड था तो इसलिए उसका इंडक्शन हो गया। तो ऐसी बातें तब भी रही जब पुराना सिस्टम था। 93 के बाद ये सिस्टम बदला है, और बदलने का ये हुआ कि कॉलेजियम सिस्टम ने रिप्लेस किया इसको, उसकी जगह कॉलेजियम सिस्टम आया। तो कॉलेजियम में क्या होता है कि अगर हाई कोर्ट लेवल की हम बात करें तो चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस उस कॉलेजियम के मेंबर होते हैं, और बिल्कुल उनकी अपनी ओपिनियन में, मतलब उसमें कोई पॉलिटिकल दखल नहीं होता है, उनकी अपनी ओपिनियन में वो अगर देखते हैं कि फला फला अधिवक्ता है, उसका एक्सपीरियंस है, उसका इंटीग्रिटी है, उसका एक रेपुटेशन है समाज के अंदर, और वो कानून का अच्छा ज्ञाता है, तो वो उसके नाम को कॉलेजियम जो है प्रस्तावित करता है, और यहाँ से अगर कॉलेजियम ने पास कर दिया तो फिर वो एक विभिन्न प्रक्रिया होते हुए सुप्रीम कोर्ट जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम है, 5 जजेस कॉलेजियम है, फिर वहाँ कॉलेजियम में वो नाम जब चले गया तो सुप्रीम कोर्ट उसको ओके करता है। 5 जज तो वहाँ के जज के लिए, हमारे लिए 3 ही जज करते हैं ना, हमारे लिए 3 ही जज करते हैं। हाईकोर्ट से अगर नाम गया है तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम उसको केंद्र सरकार को भेजता है। फिर विभिन्न प्रकार की प्रोसीजरल एक्टिविटीज होती हैं, नाम के पीछे इंक्वायरी होती है, सीबीआई की, आईबी की, और अपने लोकल इंटेलिजेंस की, ये सब रिपोर्ट भी मंगाई जाती हैं। फिर इन सब का परिशीलन करने के बाद, देखने के बाद, फिर जाके गवर्नमेंट कहती है कि हाँ भाई चलो इसको अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है, फिर नोटिफिकेशन जारी होता है, राष्ट्रपति करते हैं। तो ये प्रक्रिया चली आ रही है। इस पे बहुत ज़बरदस्त बहस हो रही थी, एक जुडिशल कमीशन की बात भी हो रही थी कि अब जजेज अपॉइंटमेंट के लिए जुडिशल, ऑल इंडिया लेवल का जुडिशल कमीशन बना जाए, और बना भी दिया गया था, अमेंडमेंट आ गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब वो उसको चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया, ये कहते हुए कि इसमें ऐसे लोगों की भी दखल बहुत ज़्यादा हो रही है जो कि वाजिब नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। थैंक यू सर। एक सवाल आता है, आपके समय से आप हिमालय अंचल से आते हैं, चमोली से आते हैं, थराली की आपकी पैदाइश है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपने, गोपेश्वर में आपने प्रैक्टिस अपनी शुरू की। इस हमारा जो स्टेट है वो भी इस साल अपना 25वां साल मना रहा है, और आपको क्या लगता है हमारे जो मूल्य हैं, संवैधानिक मूल्य हैं, हमारे जैसे स्टेट के, हमारे जैसे राज्य के यूनिक सोशल इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन इन चैलेंजेस को मीट कर पा रहा है? देखिए, ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जिस पर अगर विचार करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया वो इस तरीके से किया गया है कि वो भारत के हर क्षेत्र के निवासियों के राइट्स को, उनके अरमानों को पूरा करे। तो यहाँ पर संविधान पे मैं नहीं कहूँगा कि कोई कमी है, लेकिन जो क्षेत्र विशेष है, हमारा उत्तराखंड का पर्वतीय अंचल है, यहाँ पर बहुत सारी सुधार की आवश्यकताएं हैं। खासकर शिक्षा के बारे में, शिक्षा का बिल्कुल ढांचा ही गड़मड़ बोलते हैं पत्रकार की भाषा में उसको, है ना, राहुल को पता है, तो पूरा ढांचा ही खत्म है। अध्यापक हैं तो विद्यालय में एक जगह पॉकेट में है, कोई देहरादून में है, कोई हल्द्वानी में है, कोई नैनीताल में। गांव के स्कूलों में एक टीचर 5 क्लास ले रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। कई स्कूल ऐसे हैं कि वहाँ पर बच्चे
4, 5, 6 बच्चे हैं, कई बार एक क्लास में एक ही बच्चा है। तो अब ये बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, मुझे लगता है कि शिक्षा के बारे में सरकार का कुछ मतलब उतना जितना कमिटमेंट होना चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य, इन 2 चीज़ों के बारे में, शिक्षा स्वास्थ्य और मेरे दिमाग में आती बात अभी नहीं आ रही, तो शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में तो सरकार को सबसे ऊपर टॉप प्रायोरिटी में सोचना चाहिए। और स्वास्थ्य में तो ये है कि प्राइवेटाइजेशन इतना ज़बरदस्त हो गया है कि हमारे समाज में अगर आदमी थोड़ा सा भी वेल ऑफ है, थोड़ा सी भी उसकी पोजीशन है, तो वो सरकारी अस्पताल में नहीं जाता है। अभी रिसेंटली एक हमारे परिचित के केस में हमने उसको दून हॉस्पिटल में भर्ती कराया, तो हमको सुनने में आया कि भाई इतने बड़े आदमी थे तो दून हॉस्पिटल में क्यों आए और मैक्स में जाते। तो मतलब वो डॉक्टर्स भी नहीं चाहते हैं कि एक उच्च पदस्थ अधिकारी, एक ऑफिसर, एक पॉलिटिशियन जो ऊंचे स्तर पे वो हमारे अस्पतालों में आए, क्योंकि वो आता है तो फिर सारी पोल खुलती है, फिर पता चलता है यहाँ कुछ नहीं है। तो एक कैलकुलेटेड मूव चल रहा है जिसमें बिल्कुल नकारा जा रहा है कि आम आदमी वहाँ पे ऐसे लोग आते हैं कि जिनको वो भेड़ कच्चर की तरह हाँकते हैं। अगर कोई आदमी पोजीशन वाला आ जाए तो वो चाहते वो आए ना। तो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, है ना, हमारे पॉलिटिकल जो हैं, राजनीतिक लोग हैं, जो सत्ता में आसीन लोग हैं, इनको इस पे बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तभी राज्य का विकास संभव होगा, तभी राज्य जिसे सही अर्थों में शहीदों का, सपनों का राज्य कह सकते हैं हम, वो बन पाएगा। अदरवाइज तो ऐसा ही है जैसे पहले था वैसे ही अब है, कोई ज़्यादा बहुत फर्क ऐसे देखने में तो नहीं आता है। पिछले कुछ सालों से सर हमारे जो पहली बात तो है कि जो हमारे निर्माता थे संविधान के, उन्होंने हमारे जो प्रेजेंट चैलेंजेस हैं, स्पेशली जो पारिस्थितिकी को लेके जो हमारे आजकल चैलेंजेस हैं, हर साल आपदाएं आ रही हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, उनके बारे में शायद सोचा भी ना हो। पिछले कुछ सालों में हमने टिहरी में देखा, हमने केदारनाथ की आपदा देखी, और कई सारी आपदाएं आती रहती। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स कैसे इस तरीके से इंटरप्रेट हो रहे हैं या हो सकते हैं ताकि हमारी जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल बेल्ट है और हमारा जो राज्य है जो बहुत इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है, कभी भी कुछ भी यहाँ पे घटित हो सकता है, स्पेशली आज के समय में, कि कैसे हम इनको सेफगार्ड कर पाएँ और ऐसी आपदाओं को प्रिवेंट कर पाएँ कॉन्स्टिट्यूशनली। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऑलरेडी प्रोविजन है, डायरेक्टर ऑफ प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में ऐसा उल्लिखित है कि जो हमारा यूनियन ऑफ इंडिया, हमारे स्टेट्स हैं, वो सब ऐसा प्रयत्न करेंगे कि ये इकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो, है ना, ऐसा प्रोविज़न है। तो उसके संदर्भ में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी बहुत स्ट्रिक्ट है जहाँ तक जल, जीवन और जंगल की बात है। इसके बारे में तो आजकल आप देखते होंगे कि बड़ा मुश्किल होता है, इवन कई बार कोई डेवलपमेंट का वर्क है, विकास का कार्य है, वो भी रुक जाता है, क्योंकि इस पे बहुत सख्त रुख है और उसकी वजह से सरकार भी सख्त है कि पेड़ काटने से लेकर, गोदान करने से लेकर, इन पर बहुत ही सख्त रुख है सरकार का और कोर्ट्स का। तो आसानी से ये काम हो नहीं पा रहा है। लेकिन जहाँ तक डिजास्टर की बात है, उसके लिए भी कानूनन प्राविधान बने हुए हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना हुआ है, उसके तहत भी काम हो रहा है। तो मेन ये होता है, जो मुख्य बात है वो ये है कि जो प्राविधान बने हैं, प्राविधान बहुत सारे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कानून बहुत सारे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कानून जितना है उस कानून का अगर परिपालन करवा दिया जाए, इन्फोर्समेंट अगर उसका हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो बहुत सारे कानून होने की जरूरत नहीं होती, जितना कानून है उतने में ही काफ़ी है, जिससे हम पर्यावरण की रक्षा भी कर सकेंगे, जल जंगल जमीन की रक्षा भी कर सकेंगे। लेकिन ज़रूरत होती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति की उसको करने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं उसका जब अभाव होता है तब ये सब दिक्कतें आती हैं। अब जैसे धराली की आपदा है, अब धराली में हम लोग जो इमेज देख रहे थे, ये राहुल ने भी दिखाया था अपने प्रोग्राम में, और जो अखबारों में भी हमने देखा कि 2013 में भी वहाँ आपदा आई, लेकिन वो थोड़ा कम थी, तो मकान बहे नहीं, मकान गिर गए मलबे से। मकान सब सरकार चाहते न चाहते, हम भी नहीं चाहते, हमने भी हमारा 1 मंजिल का मकान तो 2 मंजिल 3 मंजिल कर दिया।
है ना। और अब जब नदी ने अपना मार्ग, खीर गंगा है वो, जब उसने अपना मार्ग तलाशा, उसका पुराना मार्ग था वो, तो सारा लेके एक साथ बह के चली गई। अब एक चीज और हम लोग को देखने में आती, पहाड़ के रहने वाले होने के नाते, आप देखिए हमारे जो पुराने गांव हैं वो, वहां आपदाएं आती ही नहीं, का एक सबसे पॉइंट में परसेंटेज में अगर देखेंगे कभी आई होगी। अदरवाइज जितने पुराने गांव हैं तलाश में हम लोग वहां बस गए। अब जब वहां बसे तो फिर नदी, तो कहते हैं ना कि बड़ा चल रहा था सोशल मीडिया की, नदी जब अपना लेती है तो पटवारी को भी नहीं बुलाती है ना। तो जब नदी अपने प्रवाह पे चलती है तो फिर अपने मार्ग को तलाश लेती है, उसी मार्ग से और सारा का सारा तहस नहस करके चल देती। फिर हम कहते हैं कि हमारा मकान तोड़ दिया। मकान हमने, हमारा नहीं तोड़ा, हमने नदी का मार्ग रोका। नदी का मार्ग हमने रोका, गधेरे का मार्ग हमने रोका, न कि उन्होंने हमारा मकान तोड़ा। तो इस पर भी सरकार को देखना चाहिए कि कभी इस तरीके से जब मकान बनते हैं वहां पे परमिशन अगर मिलती है तो देनी चाहिए या न देनी चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आज के समय में कई लोग का ये मानना है और कई छोटे छोटे जन आंदोलन एक साथ मिलकर अब काफ़ी बड़ा रूप लेने लग गए हैं। स्पेशली लद्दाख में अभी जो रिसेंटली हुआ, उसके बाद आज के समय में देहरादून में भी अक्सर ऐसे होते हैं, मूवमेंट्स शुरू हो गए हैं। क्या आपको जिन्हें लगता है कि स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स उत्तराखंड को मिलने चाहिए, सिमिलर टू जो हमारा नॉर्थ ईस्ट में प्रोटेक्शंस मिलते हैं, शेड्यूल 5 राइट्स जो हमारे होते हैं? देखिए ये जितने आंदोलन होते हैं ना, इनके बारे में मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन ये है कि नेशन फर्स्ट, कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं होना चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं राष्ट्र की सुरक्षा के साथ समझौता करना पड़े। तो नेशन फर्स्ट थ्योरी पे ही काम कर रहे हैं, राष्ट्र पहले बाकी सब उसके बाद। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रह के शेड्यूल 5 राइट्स में जिसमें स्पेशल प्रोटेक्शंस मिलते हैं जनजातियों को या फिर एक स्पेशल नोटिफाइड एरिया को, क्या उत्तराखंड में ये डिमांड वाजिब है या इज इट एप्लीकेबल इन योर इन्फॉर्म्ड ओपिनियन? नहीं, अब अभी आज की परिस्थिति में अभी हमको जैसे स्टे रूट का दर्जा मिला है और 2000 में ही मिला है, तो मैं नहीं समझता कि अननेसेसरी डिमांड करने से कोई भला होने वाला है। अब जहाँ जो बन गया है अब उसी को संजोइए, पहले उसको देखिए उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अनरेस्ट करने के लिए तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अनरेस्ट नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी वेरी हार्मनी एंड गुडविल अमंग द पीपल। और जो भी डिमांड करनी है आप बिल्कुल उसको गांधीयन वे, हम गांधी को पूछते हैं, हम गांधी के ऋणी अपने को मानते हैं कि भाई गांधी के प्रयासों से आज़ादी हम लोग को मिली, तो गांधीयन वे में किया जाए तो कहीं बुरा नहीं है। लेकिन अब विश्व के परिदृश्य को देखते हुए आप हिंसा का सहारा लें, अब उदंडता करें, तो उदंडता तो किसी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जब देश ही नहीं रहेगा तो फिर क्या शेड्यूल 5 और क्या कुछ और। तो सबसे पहले नेशन फर्स्ट। सर, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए आप हाउ डू यू व्यू द रोल ऑफ सिटीजंस एंड इंस्टीट्यूशन इन बैलेंसिंग जो हमारे इन्वायरमेंटल और रीजनल इंटरेस्ट होते हैं और डेवलपमेंट, इसको कैसे बैलेंस किया जाए? देखिए, एक बहुत पुरानी कविता है जो प्राइमरी में हम लोग पढ़ते थे, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। तो हर चीज में रोल तो हमारा ही है ना, रोल तो सिटीजन का ही है, रोल तो नागरिक का ही है, हर चीज में हमारा रोल है। बिना उसके, क्योंकि नेशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन या बॉडी कॉर्पोरेट अमूर्त चीज है, अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन अस हाउ वी एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री takes the cause of our nation. So that is important. As someone जिन्होंने इतना समय जुडिशरी में बिताया है, इतना समय आपने प्रैक्टिस में दिया है, इतने साल दिए हैं, what does the constitution personally signify to you? आपका संविधान के साथ क्या रिश्ता रहा है? देखिए, संविधान इस समय अगर देखा जाए तो संविधान ही कहा जाता है ना कि जितने कानून हमारे बने हैं तो संविधान सबसे ऊपर है। नंबर 1 में कानून होता है संविधान, और नंबर 2 में होता है
क्या होता है, जनरल क्लॉजेज एक्ट है ना, जनरल क्लॉजेज एक्ट। तो दीज आर टू थिंग्स विच आर सपोज टू बी ऑन द हाईएस्ट पेडिस्टल इन द फील्ड ऑफ लॉ। तो संविधान के अंतर्गत ही सारी बातें आती हैं। देखिए पर्सनल रिलेशन के लिए आई विल लीव इट दिस क्वेश्चन टू द पीपल टू जज द हाउ वी हैव एक्सरसाइज अवर ड्यूटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज अप टू द पीपल टू डिसाइड, नाउ आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। क्योंकि हम एक लिटरेचर फेस्टिवल हैं, हमारे यहाँ साहित्य पे अक्सर क्या चर्चा ही होती है। एज अ जजमेंट ऑथर, एज अ जज एंड एज अ जजमेंट ऑथर, क्या आपके कभी कोई इन्फ्लुएंसेस रहते हैं जो लिटरेरी होते हैं? जैसे कई सारे हमारे जजेस रहे हैं जो अलग अलग अपने लिटरेरी इंस्पिरेशंस को कई बार अपनी जजमेंट्स में पिरोते थे। एक्चुअली जो साहित्य है, ये कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, और जजेस जो है वो समाज से अछूते नहीं हैं, जजेस उसी समाज से आते हैं। तो साहित्य का सहारा तो लिया ही जाता है, क्योंकि साहित्य एक दिन में नहीं, ये सृजन है ना। और सृजन जब किया गया है ना, तो ये हजारों हजार साल से टाइम टेस्टेड है। उसमें जो प्रिंसिपल्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अवचेतन मस्तिष्क में इनग्रेन्ड है, वो लिखे हुए हमारे मस्तिष्क में। तो नेचुरली whenever we dictate our judgment, those principles, those things which comes in our mind, which are ingrained in our brain, that definitely affect the drafting of a judgment. थैंक यू। डॉक्टर साहब, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे जन आंदोलनों की, और कुछ ही दिन पहले अक्सर हमारी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नौकरियों की बहुत बात आती है। और इंसिडेंटली अपने पिछले लाइफ टाइम में एज एन एडवोकेट, बिफोर यू वर एलिवेटेड, यू वर द स्टैंडिंग काउंसिल फॉर यूके SSSC। आपने यूके SSSC को बाहर से भी देखा है, अंदर से भी देखा है, उसके बाद फिर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अ जज भी देखा है। चल क्या रहा है यूके SSSC में? हमारा जो, मैं यूके SSSC का वकील 2014 से रहा हूँ, जब वो बना था, जब यूके SSSC it was created by an act of 2014. So immediately I have been engaged as a lawyer for the UK SSSC. देखिए मैंने पहले आपको बोला ना कि ये सब चीजें अमूर्त चीजें हैं। Ultimately we the citizen of country, we the people of this country, we are responsible for each and everything. जब हर साख में उल्लू बैठा है, अंजाम है गुलिस्तान क्या होगा, सबसे बड़ी चीज ये आती है। क्योंकि हम उस दौर पे देखते थे, किस पे भरोसा करेंगे आप? आपने पेपर सील कर दिया, पेपर सेटर ने पेपर बना दिया, पेपर सील कर दिया। अब जिसको कहा तो भाई इसको जाके अंदर संभाल दे, जब वही उसको फ्लैश कर दे, वही उसको फोटो खींच के भेज दे, किस पे भरोसा करेंगे आप? तो हमको हर व्यक्ति को, इस देश के, इस प्रदेश के हर व्यक्ति को अपना चारित्रिक विकास करना पड़ेगा, और तभी जाके भला हो सकता है। अदरवाइज वी आर डूइंग नथिंग बट शिफ्टिंग ब्लेम फॉर वन हेड टू अदर। तो सुधरना पड़ेगा। इस बार की परीक्षा में देखो कितनी मेहनत की, जैमर लगाए, सब कुछ, और फिर भी पता चला हो अभी अंदर के आदमी नहीं किया, बाहर का आदमी नहीं करता, कोई अंदर के आदमी करते हैं। तो इसके लिए खुद आदमी का चारित्रिक विकास होना चाहिए, घर में उसका मॉरल वैल्यूज बच्चे को समझाई जानी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए कि गलत तरफ उसका कदम ही ना पड़े, तो तब जाके कुछ भला हो सकता है। अदरवाइज हम एक दूसरे पे ब्लेम शिफ्ट करते रहेंगे। सर, इसी सवाल को थोड़ा सा आगे ले जाते हुए, उत्तराखंड की हमारी स्थिति को लेते हुए, उत्तराखंड एक बहुत यूनिक पोजीशन पे है जहाँ पे संविधान अक्सर हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और हमारे पर्यावरण से टकराता है। आप खुद कई बार कई खंडपीठों में बैठे हैं जहाँ पे एनवायरमेंटल PILs पे आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवालों पे डेलिब्रेट किया है। तो एज अ जज, हाउ डू यू बैलेंस faith-based politics and constitutional secularism? देखिए, as a judge, while we are discharging a judicial function, we cannot go beyond the scope of the Constitution of India. When our Constitution of India guarantees that this is a secular country, it is engrafted in its preamble itself, then we cannot think while sitting on the bench that a person belongs to a particular caste.
While judge is discharging a function, he is neither a Dalit, he is neither a Brahmin, he is neither Hindu, he is neither Muslim. He is only a judge all time. He is doing justice. के साथ कॉन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ उन्होंने बात की और आई वुड लाइक टू ओपन द फ्लोर टू द ऑडियंस। अगर लॉर्डशिप से कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियरली डिवाइड करता है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जुडिशरी, बिल्कुल, लेजिस्लेटिव, बिल्कुल। प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस देता है। लेकिन बहुत लंबे समय से हम देखते हैं पोस्ट रिटायरमेंट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स जजेस के जो होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कोई जज रिटायर हुए और तुरंत जाके किसी राज्य के गवर्नर बन गए या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया। आप क्योंकि उसी फ्रेटर्निटी से आते हैं तो मैं ये आपका पर्सनल ओपिनियन समझना चाहता हूँ, क्योंकि फिर उस जज के पुराने जजमेंट्स को उसी प्रिज्म से लोग देखने लगते हैं, एक बड़ा संदेह पैदा होता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी, वैसे तो आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? personally such kind of appointment should not be done. It should be avoided. लेकिन उसके अलावा एक दूसरी बड़ी समस्या भी आ जाती है कि इन कई सारे हमारे कानून ऐसे बने हुए हैं जिनमें उनका कोई बॉडी है, उसका चेयरमैन या उसका मेंबर वो रिटायर्ड जज ही हो सकते हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही हो सकते हैं। तो इस तरीके के वो फिर एक्ट भी खत्म करने पड़ेंगे सब, है ना? हाँ, वैसे राहुल, दीज आर दी क्वेश्चन ऑफ पर्सनल चॉइसेस ऑफ द पर्सन. A particular person can avoid these kind of appointments. ऑनरेबल जस्टिस, आपका स्वागत है और बहुत अच्छा सेशन यहाँ पर रहा है। मेरा ये कहना है कि 75 साल की जो हमारी इसकी यात्रा है, संविधान की यात्रा है। कहाँ से? अच्छा, हाँ, सॉरी। 75 साल की जो संविधान जो हमारा चलता हुआ आ रहा है, क्या कभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसमें गियर लगाने या इसकी गति को चेंज करने या इसकी गति को किसी और डायरेक्शन में मोड़ने किया ऐसे है? क्या बिल्कुल प्रयास सही बात किए है। हैं किया है, जो अपने स्वार्थ के लिए हुए होंगे? किया है। और ऐसा प्रयास हमारी याददाश्त के हिसाब से, हम लोग की पढ़ाई हमने छोटे ही थे हम तब, ये इमरजेंसी में हुआ था 1975-77 में। देखिए अमेंडमेंट में 42 अमेंडमेंट जो हुआ है ना, 42वां संशोधन, उसमें बहुत जबरदस्त चेंज किया गया भारतीय संविधान के अंतर्गत। बात को वो सन 80 में हटा भी दिया गया। लेकिन ऐसा पॉलिटिकल प्रयास हुआ है, होता है। पावर करप्ट से मैन एब्सोल्युटली, एब्सोल्यूट पावर करप्ट से मैन, करप्ट से पर्सन एब्सोल्युटली। तो पावर तो ऐसा करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया इस बात को दाते तले उंगली दबा के रखती है कि भारतीय जनमानस जिसको ये मान के चलते थे कि इलिटरेट है, मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर इलिटरेट, उसने जिस ढंग से अपने संविधान की रक्षा की, ये पूरे विश्व में देखने में नहीं आया। थैंक यू। नमस्कार सर, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ खुद भी सर। लॉ स्टूडेंट्स को, बट सर जो लॉ स्कूल्स ने इस टाइम पे हाल बनाया हुआ है, एक बच्चा क्लास में नहीं आता। मैं SSJU से ही हूँ। एक बच्चा क्लास में नहीं आता, नो टीचर इज बॉदर्ड अबाउट दैट। चीटिंग टीचर्स खुद करवा रहे हैं और सर क्या नाम है, पेपर पहले से मिल जा रहे हैं बच्चों को। तो सर इसका कैसे वो करा जाएगा? और एग्ज़ाम इतने लेट चल रहे हैं हमारे कि हमारा सेशन जो जुलाई में एंड होना चाहिए था, उसके एग्जाम्स अब अक्टूबर में आ रहे हैं। और सेम हाल, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ टेकिंग नेम, सेम हाल हल्द्वानी में है, वासुदेव लॉ कॉलेजेस में उनका पहले से पेपर मिल जा रहे हैं। तो BCI को और बाकी जुडिशरी में भी आपके यहाँ जिस हिसाब से आगे नए फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, उनकी क्वालिटी में बहुत फर्क पड़ता है। कोई बच्चा पेपर पहले लेके 90% ले आ रहा है, कोई बच्चा पढ़ के 70 ला रहा है। तो सर उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए प्रयास बहुत ज़बरदस्त किया गया। और आप कुलबीर अभी इस नई जनरेशन के हैं, जो हमारी जनरेशन के हैं या हमसे पहले वाली जनरेशन के हैं, उस समय लॉ कॉलेज की हालत और भी बुरी थी। और हमको लगता है कि अब लॉ कॉलेज काफ़ी सुधरे हुए हैं। फिर भी हम लोग के ज़माने में तो और भी हालत ख़राब थी। तो उस ज़माने में तो ये होता था कि आदमी पान की ठेली चला रहा है और इधर लॉ भी कर रहा है, या कुछ कर रहा है, बजरी बेच रहा है, लॉ भी कर रहा है। अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रूल्स बनाए और उसमें कुछ चेक एंड बैलेंस किया, जिसकी वजह से थोड़ा स्ट्रिक्टनेस हो गई है कि आप लॉ कर रहे हैं तो कुछ और काम नहीं करेंगे उस एकेडमिक ईयर में, है ना। तो सुधार तो किया जा रहा है, होता जा रहा है, लेकिन बिगड़ैल भी बिगड़ते जा रहे हैं। वो बाद में लौट के घूम के बात वही आती है कि ये तो हमको खुद से सुधारना पड़ेगा। एक बार एक लॉ की परीक्षा हो रही थी ना, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का किस्सा है। तो सारे लोग परीक्षा दे रहे थे, बच्चे लोग 77-75 की बात है, हमारे परिचित उन्होंने हमें बताया। तो जैसे ही पेपर आया और कॉपी आई तो छीना झपटी मच गई, है ना।
तो जो बेचारा सीधा साधा बंदा बैठा था वो उसके पास पेपर ही नहीं आया, ना कॉपी आई। तो उसने कहा मेरी कॉपी और पेपर, तो जो इन्विजिलेटर था वो कहता आप भी छीन लेते। तो उस जमाने में तो यहाँ तक हाल था। अब आई थिंक ये थोड़ा बेटर है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो आप ही लोगों ने ठीक करना है इसको। प्रत्येक नागरिक को खुद पे मतलब कजल कहते हैं ना, यू हैव टू लिव द कजल एंड टू डू इट हिमसेल्फ। हर एक आदमी को सच्चरित्र होना पड़ेगा, हर एक आदमी को सही ढंग से चलना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। बाकी हम लोग केवल अपनी तरफ देख ही नहीं रहे, वो उंगली यूं करते हैं, वो दूसरे की तरफ एक उंगली, चार उंगली तो अपनी तरफ भी है, क्यों? तो उसके बारे में प्रयास करना पड़ेगा कि हम कितने अच्छे होते हैं। जब आप अच्छे बन जाओगे तो बाकी दूसरा आपके साथ वाला भी और अच्छा बन जाएगा। जिसे कहते हैं कि अत्यधिक आधुनिक सुविधाओं से युक्त हो, तो ज्यादा बनाने के बजाय ये बेटर रहेगा सर। थैंक यू। क्योंकि ये सेशन जो है लॉ से रिलेटेड है या कार्य मतलब न्याय प्रणाली की बात कर रहे हैं हम, न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं हम, कुछ कानूनों की बात कर रहे हैं हम। और बीच में आपके इस सेक्शन में एक बात हुई धाराली से रिलेटेड, आपने कहा कि नदी नालों के रास्ते में जो घर बनते हैं, तो अगर कोई धार्मिक चीज़ें होती हैं, धार्मिक कोई क्लैशेस होते हैं, तो न्याय प्रणाली बहुत जल्दी रिएक्ट करके किसी न किसी धर्म से रिलेटेड एक टिप्पणी दे देते हैं या कोई अपनी उसमें विचार रख देते हैं। लेकिन जब यही चीज़ अगर किसी वातावरण से रिलेटेड या पर्यावरण से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, तो न्याय प्रणाली काफ़ी पीछे रह जाती है किसी चीज़ को रोकने में और किसी चीज़ की विचारधारा को बदलने में। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, नहीं है शुरू करना, ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है शुरू करना, ठीक है। और जब कोर्ट के सामने बात आती है तो कोर्ट के सामने एक दृष्टिकोण होता है कि उसको विकास और दोनों चीज का एक बैलेंस बनाना पड़ता है ना। कहते हैं कि वी हैव टू इसमें पिछले 25 सालों में कोई भी महिला जज एलिगेट नहीं हुई है। क्या आपके टेन्योर में हम ये ट्रेंड बदलते हुए देख सकते हैं? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और वैसे महिलाएं हर फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जहाँ पे हमारा उत्तराखंड हाई कोर्ट की जहाँ तक बात है, तो आप ये देखिएगा हमारे यहाँ पे लोअर जुडिशरी में मुझे लगता है कि 60-65% नाउ लेडीज आर देयर हु आर ऑफिशिएटिंग द पोस्ट ऑफ जज, एडीजे एंड दैट इज जूनियर डिवीजन। अभी रिसेंटली वैलिडिक्टेशन हुआ था भवाली में, वैलिडिक्टरी, उसमें हमें बुलाया गया था। तो वहाँ पे 11 बच्चे पास आउट हुए, तो 11 में से 7 लड़कियां थी। तो गर्ल्स आर डूइंग वेरी नाइस, दे आर डूइंग वेरी वेल एंड आई विश देम ऑल सक्सेस। और समय आएगा ये भी तुरंत होगा। Thank you, Justice Purohit, for your time and for being with us today at Almora Literature Festival. Kunjita, please. Thank you very much. Thank you again. जस्टिस पुरोहित जी, संविधान एक सवाल और है। सर, हायर जुडिशरी में अभी तक का वुमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मेरा पहला क्वेश्चन ये था। और सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो सेलेक्टिव कंटेम्प्ट की बात है, जब हायर अथॉरिटी नहीं, सेलेक्टिव कंटेम्प्ट नहीं होता। कंटेम्प्ट you can move an application for a judge that the contempt can be done. It is up to the court to say as to whether the contempt has been made or not. It is to be decided by the court itself. Yes sir, Application may come and may go, but it is up to the court to decide as to whether the contempt has been done or not. ठीक है? Sir, but my question was कि जब पावरफुल लोग कुछ जुडिशरी के अगेंस्ट बोलते हैं, तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट नहीं आता? नहीं, उनके ऊपर भी आता है, ऐसा नहीं है। आप सर, ये एलिगेशन था एक बहुत जाने माने पत्रकार की तरफ से। और कभी कभी ये भी तो बोला जाता है कि पत्थर फेंको तो अपने ऊपर आता है ना। कई सारी बातें हैं देयर में। कोर्ट हैज टू ट्रीट वेरी कॉशियसली। कभी कभी ऐसा होता है इग्नोर भी करना पड़ता है, नहीं है? आप अगर पोजीशन में बैठे हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल टू कीप एवरीबडी हैप्पी। देयर मे बी वॉइसेस ऑफ डिसेंट, तो वी हैव टू इग्नोर दोज काइंड ऑफ वॉइसेस। थैंक यू। थैंक यू जस्टिस पुरोहित। संविधान की विरासत और उसके जीवंत आत्मा को आपके सामने देखो। Almora, that a suggestion has come from the side of Vinayak Pant. He says that there are 2 blocks of advocate chambers in our High Court.
he told me that since two persons are there from the United Province in the Constituent Assembly, from now Uttarakhand we can say, one Hargobind Pant and another was Mahavir Tyagi. These were the two great men of law who were the member of the Constituent Assembly. So he made me a proposal that why the block of the advocate block be named after their name. So I can make a pronouncement. I can make a pronouncement तो नहीं कहेंगे. I can assure that I will keep this proposal in the upcoming full court. इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल के सभी आयोजनकर्ताओं का दिल से आभार। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आप काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर सके होंगे। इसी तरह के अन्य वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।